would like to request our coordinator of the program, Dr. Ramesh sir. Please sir, come on the dais and प्रिय छात्र छात्रा, आज मालूम है कि विश्व एड्स दिवस है, जिसके उपलक्ष्य पर हम लोग रूटीन के अनुसार हर साल के भांति एड्स दिवस पर जागरूकता पैदा करने के लिए हम लोग एक सेमिनार का आयोजन करते हैं। जिस सेमिनार के तहत सभी छात्रों और छात्राओं को या हम लोग को दायित्व है छात्र और छात्राओं के साथ साथ पूरे विश्व को इस एड्स जैसे महामारी बीमारी से बचाव के लिए अवेयरनेस करना, उसको जागरूक करना, उसे समझाना, ये हम लोग का उत्तरदायित्व है। इसी तहत हम लोग इस अवसर पर हम लोगों को ये बीमारी आप लोग जानते हैं कि जानलेवा बीमारी है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये पूरे विश्व को घेरे हुए है और इसलिए इस बीमारी पर हम लोगों को जागरूक होना सबसे बड़ा जरूरी है। और जागरूकता से कहा ही गया है, जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यदि हम लोग जागरूक करते हैं, किसी को रोग होने ही नहीं देते हैं, तो इसी से ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचाव कर सकते हैं। क्योंकि इस बीमारी के अभी लाइलाज माना जा रहा है, कहीं भी इलाज सही नहीं है। एक ही उपाय है कि जागरूक पैदा करें, लोगों को बतावें, उनमें जो इससे सफ़र कर रहे हैं उनको कुछ जागरूक करें और जो ना सफ़र किए हैं उनको जागरूक करें। क्योंकि ये जनरल डिजीज है और इस डिजीज से बचाव के लिए जागरूकता पैदा करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस अवसर पर हम लोग इस सेमिनार का आयोजन किए हैं, जिसको हमारे गुरु कहेंगे, इसके बारे में सारी बातें को बताएंगे। आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। thank you so much, Dr. Ramesh Singh sir. Now I would like to request on stage inaugurator of this program, Dr. Alok sir. Please come on the stage. My respected sirs and students, we all are aggregated here on the occasion of World AIDS Day. On this day, we organize a conference for this awareness about AIDS. Now, lastly, with these words, I would declare the inaugurate the session. Thank you. Moving forward, I would like to request on stage Vivek Kumar from 2020 batch. Please come on the stage and say something. Myself विवेक आनंद from 2020 बैच। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एड्स जो है एक बहुत बड़ी महामारी है, इसी के अवेयरनेस में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो इसके बचाव के लिए हम लोग 1988 से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। ये जो है एक वेनरल डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, जो नीडल होता है ट्रांसफ्यूजन में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। तो इस सब पे अपना ध्यान रखते हुए अच्छे से अगर देखभाल किया जाए तो ये सब इससे बचा जा सकता है। इसमें बहुत प्रिकॉशन लेना जरूरी है।
for sharing your thoughts. Now I would like to call on the stage Ekta from 2020 batch. Please come, Ekta, and take a seat. A very good afternoon present over here, my respected teachers and my dear seniors and my dear juniors. आज हम लोग यहाँ पे संगठित हुए हैं एड्स दिवस के जागरूकता के लिए। हर साल हम लोग 1 दिसंबर को एड्स डे मनाते हैं और ये WHO से 1987 से इम्प्लीमेंट किया गया है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और फिर ये ब्लड के कारण भी ये होता है, इन्फेक्टेड पर्सन से होते हैं और हमें इससे बचाव करने के लिए ध्यान रखना चाहिए और थैंक यू। Thank you so much, Ekta. Now I would like to call on the stage Abhishek from 2021 batch. Please come on the stage and say. Good afternoon, my respected teachers. Myself अभिषेक कुमार सिन्हा। जैसा कि हम आज लोग आज 1 दिसंबर है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लोग एड्स डे मनाते हैं जो 1988 से चलता आ रहा है। जैसे कि एड्स डे में हम लोग सर बताएं कि अवेयरनेस हम लोग को देखना चाहिए, लेकिन उसमें एक स्लोगन है इक्वलिटी, कि हम लोग इक्वलिटी को कैसे स्प्रेड कर सकते हैं। इक्वलिटी कि सब में एक समान, इस चीज़ को जागरूक करना है कि हाँ हम लोग को इस चीज़ से कैसे बचना है। तो यही हम लोग सब लोग अपने अंदर लाते हैं कि हाँ हम लोग को अवेयर कैसे होना है एड्स को लेकर। So before moving forward, I would like to say something. 11-12 के बाद हम लोग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए। हम जैसे आप लोग हैं वैसे हम लोग हैं। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया, बीइंग अ मेडिको मैंने नोटिस किया, मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो कि आयुर्वेदिक कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, कोई MBBS कर रहा है, तो हमारी अक्सर आपस में बातचीत होती रहती है। तो बीइंग अ मेडिको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग को अपना दायित्व समझना चाहिए। जैसे एक छोटा सा टर्म है सेक्स एजुकेशन, जो कि जिस पे अभी सरकार भी ध्यान दे रही है और वो चाहती है कि प्राइमरी से ही धीरे धीरे करके बच्चों को उस हिसाब से उसके माइंड में इम्प्लीमेंट किया जाए कि सेक्स एजुकेशन क्यों इतना जरूरी है, क्यों उसकी इतनी उपयोगिता है। ये सब जैसे विवेक ने कहा, मैं उसे करेक्ट करना चाहूँगा। विवेक ने एड्स को एज अ वेंडर डिजीज कहा। मैं उतना कंफर्म तो नहीं हूँ, बट मैं इतना जानता हूँ कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ये वेंडर डिजीज में शायद नहीं आए, मैं करेक्ट करूँगा, इसको देखूंगा। वेंडर डिजीज में और भी चीज़ें आती हैं। तो बीइंग अ मेडिको हमारा दायित्व बनता है कि हम सोसाइटी को कुछ अपनी तरफ से दें, हम सोसाइटी को कुछ सिखाएं, कुछ बताएं। ठीक है, जब भी इवन एक मेरा फ्रेंड है 2017 बैच से है, इज इन IGIMS, तो उसके कॉलेजेस से उसको ले जाया जाता है और एड्स आज के दिन वो गया हुआ है और छोटे छोटे कस्बों में वो लोग जाते हैं, वो लोग अवेयरनेस फैलाते हैं कैसे आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बचें, कैसे आप जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए लोग जाते हैं तो कैसे वो वहाँ क्या क्या चीज़ें मेजर्स ध्यान में रखनी चाहिए। उस सब चीज़ों पे मैं नहीं जाऊँगा, नहीं तो फिर टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। बट मैं इतना जरूर करना चाहूँगा कि बीइंग अ मेडिको, बीइंग अ पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस, दिस इज आवर फर्स्ट एंड ओनली ड्यूटी टू मतलब इनकरेज हमारे जो भी सोसाइटी में जो भी लोग होते हैं उन लोगों को इनकरेज करें, उन लोगों को बताएं, उन लोगों को एजुकेट करें। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई वुड वांट टू से। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर स्पीकर डॉक्टर AK सिंह सर। Thank you and welcome everyone on this occasion of the AIDS Day 2022.
as far it is concerned with the global scenario, the English is international language for communication of thought. Although one thing is equally important, that if someone wants to understand anything very clearly, it must be talked in his own language, which is more efficient than any other. चूंकि ये बहुत ही अहम विषय है, इसलिए इस चीज को नजरअंदाज करते हुए, चूंकि ये हमारा ये घरेलू ये ऑर्गेनाइजेशन है, घरेलू ये प्रोग्राम है, तो यहाँ पे चूंकि हम आप लोगों को तैयार कर रहे हैं, स्थिति वो है जैसे कि एक कुम्हार अपने चाक पे बर्तन को तैयार कर रहा है, कच्चा बर्तन बना रहा है, उस समय वो उसको बेसिक जो कंसेप्ट है वही रखना है कि मिट्टी को गूंदना है और चाक को घुमाना है और उसको बनाना है। जब आगे बढ़ जाता है तो डिफरेंट टाइप का उसको रंग रोगन करके और बहुत सारे उसको ऑर्गेनाइजेशन उसको माने ऑर्नामेंटेशन करके इंटरनेशनल मार्केट में भेजिए, तो उस समय के लिए तो आप तैयार रहेंगे। बेसिक ये है, हम इसमें आपको विशेष रूप से आप समझ सकें, इसलिए मैं जो मीडियम ऑफ जो कम्युनिकेशन जो होगा उसमें मैं चाहूँगा कि हिंदी ही रहे ताकि समझदारी बेहतर हो। तो हालांकि इसके बीच में वो कंप्लीट हिंदी भी जो है वो मोर टफ देन इंग्लिश, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे कि आप मान लिया कि एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी में अगर जो मान लिया कि मास्टोइड प्रोसेस पढ़ना है और उसको हिंदी करना चाहेंगे तो प्रगंडास्ती संखास्ती उसका नाम होगा, तो ये जो है अंग्रेजी की अपेक्षा भी कठिन हो जाएगा। तो इसलिए ना कंप्लीट हिंदी और ना कंप्लीट इंग्लिश, इट इज कॉल्ड इंग्लिश। तो अब इसके अंदर में पहली बात तो हम ये देखते हैं कि इस एड्स दिवस को मनाने के लिए ये आज के दिन को ही क्यों चुना गया। मैं समझता हूं कि जब सेमिनार में आदमी बैठे तो वहां पे वो जैसे सत्यनारायण भगवान कथा में जाकर के जो आदमी बैठता है ना, कि अरे वहाँ सुनना क्या है, वही तो कन्या कलावती और कन्या लीलावती सुनना है, साधु राम बनिया सुनना है, क्या विशेष बात है। यहाँ वो बात नहीं होती है, यहाँ कुछ न कुछ ऐसी बात आएगी जो कि आपको लिख लेने की आवश्यकता महसूस होगी। इसलिए कम से कम अपने कोई पेपर पेन को सामने रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा ये आज का ये सेमिनार। खाली कहाँ पे है? जैसे इस एड्स के बारे में कुछ बात करने के लिए हम लोग अगर इसके इतिहास से ही अगर चले कि सबसे पहले ये विश्व के पटल पे एड्स का सबसे पहले आविर्भाव जो हुआ, तो इस चीज को हम देखें तो जैसे अपने के यहाँ हिंदुस्तान में गोवा एक ऐसा बने वो पिकनिक स्पॉट, पर्यटन का स्पॉट है ना, तो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं वहाँ घूमने के लिए। इस तरह के स्पॉट सब जगह हैं। साउथ अफ्रीका में भी जेरे वगैरह जो है, हाइटी, ये सब जगह जो है वो इस तरह का स्पॉट वहाँ पे है। तो वहाँ लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। तो आगे की छुट्टियां मनाने जाने में अधिकांश लोग जो होते हैं वो कुछ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अयास टाइप के लोग होते हैं। अब अयास टाइप के लोगों के बीच में जो सेक्सुअल कंटेक्ट है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। उसमें
अमेरिकन और उस क्षेत्र में होमोसेक्सुअलिटी जो है वो कुछ ज़्यादा ही प्रचलित है। तो वहाँ के जो सेक्स वर्कर जो हैं वो मोस्टली होमोसेक्सुअल पैसिव पार्टनर भी वहाँ उपलब्ध हैं। उस जगह जो लोग जाते थे ये मनाने के लिए छुट्टी, उन्हीं में से कुछ लोग 1881 उसमें देखा गया कि कुछ इस तरह के लोग आने लग गए जिनके बारे में कोई ओर छोर नहीं मिल रहा था कि व्हाट इज एक्चुअली बिहाइंड इट, इस तरह का डिजीज ये है। धीरे धीरे समय बीतता गया और 84 हो गया। 84 में लॉस एंजलिस अमेरिका का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे अपने यहाँ इंडिया का एम्स दिल्ली है उस तरह से वो वहाँ का हॉस्पिटल है, यानी अमेरिका का सबसे बड़ा हॉस्पिटल का मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। उस लॉस एंजलिस में 4 पेशेंट भर्ती हुए जिसको कि लोगों ने निमोनिया का केस समझ के भर्ती किया। वो भर्ती हुए और उस समय से उसका इलाज हो रहा था और धीरे धीरे 28 दिन बीत गया। अब वहां के डॉक्टर लोग जो थे निश्चित था उनको परेशान होना कि निमोनिया जैसा चमनिया रोग कहेंगे उसको, रोग के संख्या में उसकी क्या कीमत है। ये निमोनिया जो है ये लॉस एंजलिस में 28 दिन तक ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। निश्चित तौर पे इसके पीछे कुछ और विशेष बात होगी। वो गहराई से जब देखने लगे उसको तो आदमी को और आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या हुआ कि उसके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के रूप में जो ऑर्गेनिज्म पाया गया वो पाया गया न्यूमोसिस्टिस कार्नी। ये न्यूमोसिस्टिस कार्नी जो है ये एक वो पैरासाइट है, फंगस है, यानी इतना लिस्ट वो पैथोजेनिसिटी का वो ऑर्गेनिज्म है कि आदमी के संदर्भ में जैसे चींटी के बदन पे, अरे हाथी के बदन पे वो चींटी चढ़ जाए और उसका जो उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा आदमी के लिए उस न्यूमोसिस्टिस कार्नी का उतना ही इम्पैक्ट है। लेकिन लोग कहेंगे तो फिर ये हाउ दिस न्यूमोसिस्टिस कार्नी बिकेम एबल टू प्रोड्यूस ए डिजीज इन दिस पर्सन। तो और फर्दर जब देखा गया तो पाया गया कि चारों आदमी के अंदर में इम्यूनिटी का लेवल जो है ऑलमोस्ट ध्वस्त है। तब लोगों ने कोरिलेट कराया कि ये न्यूमोसिस्टिस कार्नी अपने आप ये निमोनिया तो पैदा नहीं किया, इस व्यक्ति के अंदर में इसके पहले से कोई ऐसी परिस्थिति थी। अक्सर हम जब पैथोलॉजी से ही जो शुरू किए हैं पढ़ाना तो इस बात पे हम करेक्शन करते हैं दो लोगों का कि कॉजेटिव फैक्टर जो है उसमें जो कन्वेंशनल मेडिसिन के जो ओपिनियन है उसमें थोड़ा सा तुम अपना होम्योपैथिक ओपिनियन ऐड करो कि वो कॉजेटिव फैक्टर से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को टीबी का कॉजेटिव फैक्टर लोग कहते हैं। यहाँ तक कि जब तक माइकोबैक्टीरियम डिटेक्ट नहीं होता तब तक वो एंटीट्यूबरकुलोस थेरेपी शुरू नहीं करते वो लोग। लेकिन हम लोग उस माइकोबैक्टीरियम को टीबी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हम लोग नहीं मानते। इसकी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, यहाँ हम नहीं लगता है कि बहुत देर हर कोई जान रहे हो। वो डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के शरीर के अंदर में एक कंडीशन है जिसको कि प्री डिस्पोजिंग कंडीशन कहते हैं। ये प्री डिस्पोजिंग कंडीशन उसके अंदर के दूसरे फैक्टर के कारण होता है जो उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पनपने के लिए फेवरेबल वातावरण पैदा करता हो। तो जिसके अंदर में वो पनपने के लिए फेवरेबल वातावरण है उसी में वो पनपता है, जिसमें नहीं है उसमें नहीं पनपता है, तो फिर उसको हम कॉजेटिव फैक्टर कैसे कर सकते हैं? नहीं है वो एक्साइटिंग फैक्टर है। ऐसी परिस्थिति अगर है तो इट कैन एक्साइट सर्टेन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। उसी तरह से यहाँ पे न्यूमोसिस्टिस कार्नी जो है वो पॉजिटिव फैक्टर के रूप में तो नहीं दिखा,
वो इस रूप में दिखा कि इस व्यक्ति के अंदर में पहले से ही कोई ऐसी चीज है जो कि इसके इम्यूनिटी को बुरी तरह से ध्वंस कर दिया है। और वैसा जब इम्यूनिटी किसी की ध्वंस हो जाती है तो अब स्थिति यह है, जैसे मान लो घर का चारों बाहर का बाउंड्री जो है पूरा वो कंप्लीटली इंटेक्ट है, तो कोई भी कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर जो है वो इन नहीं करने की हिम्मत करेगा, कर ही नहीं सकता है। अगर उसी में कहीं से थोड़ा सा छेद छाद कुछ हुआ तो उससे होकर के कोई आ जाएगा, और कहीं एक दीवार को ढह गई तब तो फ्रीली जो मर्जी वो आएगा जाएगा, वहां से आएगा सीधे तो किचन तक चल जाएगा, पूरा की निकाल के भाग जाएगा, है ना। तो यही बात हुई कि वो जो इम्यूनिटी ध्वंस हुआ तो उस अवस्था में वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें तनिक भी इस मामले में गुमान भी नहीं था कि आदमी के अंदर ये रोग पैदा कर सकता है, वो भी आया। और चूंकि कोई रोकने वाला तो है नहीं, जैसे मर्जी जितना है उतना ही में अपना शुरू किया, और वो न्यूमोसिस्टिस भी निमोनिया पैदा किया। और वो निमोनिया इसलिए नहीं ठीक हुआ लॉस एंजलिस में क्योंकि व्यक्ति का इम्यूनिटी नहीं है, और कोई भी मेडिसिन का जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है तो बॉडी में कोई उसको रिसिपिएंट होना चाहिए, जिस चीज को हम लोगों ने वाइटल फोर्स कहा। हमारे क्या उसका कंसेप्ट है वाइटल फोर्स का, कि वाइटल फोर्स के बारे में ही ना हुआ। जब ससेप्टिबिलिटी तुम लोग पढ़ते हो तो उस समय एक सवाल बनता है ना कि बोथ डिजीज एंड ड्रग नॉक ऑन द सेम डोर। डिजीज भी उसी दरवाजे पर नॉक करता है और ड्रग भी उसी दरवाजे पर नॉक करता है, और वो दरवाजा है ससेप्टिबिलिटी। है यानी बॉडी के अंदर में रोग का प्रभाव पड़ेगा, वो भी वाइटल फोर्स उससे प्रभावित होगा, दवा का प्रभाव पड़ेगा, वाइटल फोर्स प्रभावित होगा, और उससे ठीक करने के लिए जब होगा तो वाइटल फोर्स की एक्टिविटी होगी जो कि उसको ठीक कर पाएगा। तो यह स्थिति जब हुई तो अब उसके अंदर में यह देखा जाने लगा कि उसके अंदर एक अनजान सा वायरस दिखाई पड़ने लगा उस व्यक्ति के अंदर, उसके सीरम में। अब वो अनजान वायरस जब दिखाई पड़ा, धीरे धीरे जो है लोग की इंटेंसिटी उसमें बढ़ने लगी, तो अमेरिका में एक वो CDC सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल, वहाँ का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये तुम्हारे यहाँ CCRH है। वो CDC में रॉबर्ट C. गालो, और साइंटिस्ट जो उनका नाम था रॉबर्ट C. गालो के नेतृत्व में एक ग्रुप वहाँ इस पर स्टडी करने लगा। और ठीक उसी वक्त यहाँ पेरिस में पास्चर इंस्टीट्यूट जो है, लुइस पास्चर के नाम पे जो इंस्टीट्यूट बना है, पास्चर इंस्टीट्यूट में भी उसकी होने लगी स्टडी। एक दिन पहले लैंसेट नाम की मैगजीन, जो वर्ल्ड लेवल की, वर्ल्ड फेम की जो कुछ मैगजीन जो मेडिकल की हैं, उनमें लैंसेट है, साइंस है, टाइम है, लाइफ है, ये सब जो हैं वो उस हैं। जो आर्टिकल लैंसेट में पब्लिश हो जाता है उसका वही रुतबा हो जाता है जैसे हाई कोर्ट का डिसीजन कानून बन जाता है ना। हाई कोर्ट में कोई डिसीजन हुआ वो कानून बन जाता है, लोग उसका रेफरेंस दे करके कि यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में ये फैसला किया गया था, इसलिए हम भी जो है हमारा केस भी उसी नेचर का है और उसको मानना पड़ता है कोर्ट को। तो वैसे ही जो लैंसेट में छप गया, समझ लो कि वो ऑथेंटिक मेडिकल सब्सटेंस बन गया। तो दूसरे दिन साइंस में ये पास्चर इंस्टीट्यूट का छपा। ये दोनों इंस्टीट्यूट ने एक इसको HLV नाम दिया और एक ने HTLV नाम दिया। HTLV ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस और HLV ह्यूमन लिम्फोसाइट वायरस।
अब ये दो नाम आ गए दो जगह के और दोनों वर्ल्ड लेवल के रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन थे, तो निश्चित है कि किसी एक को सुपरसीड नहीं किया जा सकता था। तो कुछ दिन तक HDLV ये नाम चला और लास्ट में उनको अमलगमेट करा करके वही ना हवा बहता है ना हवा बहती है, हवा बहे है, इसी स्टाइल में नाम कर दिया गया HIV। तो 84 में पहली बार वहां ये दिखाई पड़ा था। 86 में पहली बार अपने इंडिया में मद्रास में पहला पेशेंट दिखाई पड़ा एड्स का। जब यहां दिखाई पड़ा तो लोग, चूंकि यहां भी आ गया तो लोग जो है उसके लिए होने लगे बड़े एक्टिव। तो इंडिया में भी इसके कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट लेवल पे प्रोग्राम बनने लगे और उस समय से एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तुम लोग CM में इस चीज को पढ़े होगे, अगर जो अभी नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे कि एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है अभी तक 11 प्रोग्राम सिलेबस ढंग से 5 वर्षीय कार्यक्रम की तरह अभी तक चल रहा है। तो ये प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, लेकिन वहाँ जो है 88 में लोग ये पूछते हैं कि आखिर 1 दिसंबर को ही एड्स डे क्यों मनाया जाता है? एक सवाल है जानने लायक। तो एक्चुअली है क्या कि WHO ने 1 दिसंबर को ही ये प्रोग्राम लॉन्च किया था अपने। WHO में ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया उसमें ये नाम हम लोग देख सकते हैं, एक जेम्स W. बर्न, इसको लिख ले सकते हो, कोट कर ले सकते हो कि वर्ल्ड एड्स डे वाज फर्स्ट डिजाइनेटेड, लिख लो, वर्ल्ड एड्स डे वाज फर्स्ट डिजाइनेटेड इन अगस्त 1988 by James W. Byrne and Thomas Natter and was implemented on 1st December of the year। यही वजह है कि ये 1 दिसंबर को एड्स डे के रूप में कहा गया। अब ये देखें कि वो जो वहाँ हाइटी की जो बात जो देखी गई कि आखिर वहाँ हुआ क्या होगा, ये तो इस तरह का स्पॉट तो हमारा वो गोवा भी है, गोवा में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब फर्दर वहाँ जब होने लगा एक्सपेडिशन, तो उस एक्सपेडिशन में एक बात देखी गई कि वहाँ पे जैसे देखते हैं ना हम लोगों के यहाँ बंदर वो उधर सिटी में तो घरे घरे घूमते चलता है छत पर, तो वहाँ पे ग्रीन मंकी जो है वो उस इलाके में जो है वो ग्रीन मंकी बहुत फैमिलियर है। एक तरह से जैसे कुत्ता हम लोगों के रहता है समाज में, वैसे वो रहता है, अपना वो कूड़ा पे खा रहा है, ये कर रहा है, घर में भी चला आया। सवाल है कि घर में आया तो लोग अगर उसको भगाने लगे तो कभी वो लड़ भी पड़ा, कभी नोच भी दिया। अक्सर देखा गया कि जिस व्यक्ति में उस तरह के वायरस का सिग्निफिकेंस वहां वाले में मिला, तो हिस्ट्री में मिला कि कभी न कभी उसका एनकाउंटर जरूर हुआ था उस ग्रीन मंकी से। अब जब ग्रीन मंकी को मिल गया, यानी सीधे सीधे ये कोरिलेट हो गया कि ग्रीन मंकी से ही वायरस जो है वहां के आदमी में आया, और वहीं के लोकल लोग तो वहाँ थे। अरे जो रहेगा तो लोकल लोग ना वहाँ काम करेगा। कश्मीर है तो वहाँ का वो नाव चलाने वाला वहीं का आदमी रहेगा, तो वैसे ही वहाँ का सेक्स वर्कर भी तो वहीं का था। अब इसमें हुआ क्या कि मेनली अभी विवेक ने कहा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो अगर एक तरफा करके देखें तो ये बात भी एकदम गलत नहीं है, होगा क्यों, वो भी एक है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ वजह हैं जिसके कारण ये सिर्फ
एसटीडी का टैग उसको नहीं लगाया जा सकता है। अगर टैगिंग करनी होगी तो टैगिंग करनी होगी वो होगा ब्लड रिलेटेड। एनी हाउ इफ द वायरस कम इन कंटेक्ट विद द ब्लड, it can proceed and it can spread from one to other person. अब उसके वजह जो है, अब ये क्या हुआ, जैसे होमोसेक्सुअलिटी जो है इट इज अननेचुरल टाइप ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। अब अननेचुरल है तो निश्चित तौर पे माने ऑल अराउंड तो वो आदमी तो उसको एक तरह से माने ये बना लिया ना, माने किसी तरह से सुविधापूर्ण बना लिया। लेकिन वास्तविकता ये होती है, अब देखो बनावट को अगर देखो तो एनस की जो बनावट है, रेक्टम की जो बनावट है, इस बनावट में तुम देखो ऊपर से इंटायर, बहुत बार अब तो यहाँ हम पूछेंगे नहीं तुम लोगों से, हम जानते हैं कि तुम लोग जानते हो। हम जब भी तुम लोगों को जीआईटी के इंटरनल लाइनिंग की चर्चा की तो मैंने दादाजी की छड़ी का एक उदाहरण राइट फ्रॉम हिज बैच वो ये चला आ रहा है कि जो ऊपर जो होगा वो स्क्वामस एपिथेलियम होगा, यानी ओरल कैविटी से लेकर इसोफेगस तक, और उसके बाद इंटायर जो है कोलुमनर एपिथेलियम होगा, और फिर एनस जो होगा वो स्क्वामस एपिथेलियम होगा, है ना। तो ये जो कोलुमनर एपिथेलियम जो है क्या करता है, ये जो है ना, ये बनावट तो पूरा समझ गए होगे क्या? भैया क्या, वेरी गुड वेरी गुड। इट इज क्रिप्ट ऑफ लिम्बरकुन। ये क्रिप्ट ऑफ लिम्बरकुन की जो बनावट जो है, इतना बड़ा क्रिप्ट है जिसमें कि वो तुम्हारा कोमेंसर जो है बैक्टीरिया फ्लोरा रहता है, और वही विटामिन B12 सिंथेसिस कराता है, जिसके चलते कि तुम्हारे लिए वो कोमेंसर के रूप में होती है। तो ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर जो रहेगा, जब उस पर अनड्यू जो कि शेड्यूल्ड नहीं है पेनिस का जब इंट्रोडक्शन होगा तो यहाँ अनड्यू वो डायलेट करेगा, तो निश्चित है कि ये जगह क्रैक करेगा। अच्छा, तो सिर्फ एनस ही नहीं क्रैक करेगा, जो पेनिस का जो जहाँ पे ग्लांस खत्म होकर के प्रीप्यूज शुरू हो रहा है, वो जगह भी काफी डेलिकेट इलाका है, और जब बहुत ही संकीर्ण इलाके में उसको जबरदस्ती पेनिट्रेट करने की कोशिश की जाएगी तो वहां भी खींच करके क्रैक करेगा। अब यह क्या कि पेनिस के उस जगह पे भी क्रैक है, एनस के इस जगह पर भी क्रैक है, वो वहां से ब्लड निकला और यहां से ब्लड निकला। अब दो में से जिस पार्टनर को एड्स है, जिस पार्टनर के अंदर में वो वायरस है, वो कम्युनिकेट हो जाएगा इधर से उधर। तो यही सबसे बड़ी बात हुई। लेकिन जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से गोनोरिया है, गोनोरिया में कुछ नहीं हो, फिर भी जो है गोनोकोकस चला जाएगा और गोनोरिया फैला देगा ना, तो वो स्ट्रिक्टली सर वो एसटीडी हुआ। यहाँ पे ये एसटीडी नहीं है तो ओकेजनल हो गया ना, तो वो अच्छा यही चीज अगर जो देखो, जब हेट्रोसेक्सुअल एक्टिविटी जो है, जहां मेल एंड फीमेल के बीच में जो सेक्सुअल एक्ट होता है, ये नेचुरल है। नेचुरल है तो कैसे, इसमें क्या प्रोटेक्शन है कि वेजाइना का जो इंटरनल जो लाइनिंग है, वो लाइनिंग स्क्वामस एपिथेलियम का है। और स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो अनड्यू स्ट्रेच में भी सस्टेन कर सकता है। इवन जो बेबी के डिलीवरी के टाइम में उसका स्ट्रेचिंग एक्सटेंसिव होता है, फिर भी वो रप्चर नहीं होता है। इसलिए पेनिस कितना ही डेवलप्ड हो, उससे रप्चर नहीं हो सकता है वो। और यही वजह है कि हेटेरोसेक्सुअल एक्टिविटी में इसके होने की, अगर जो कोई उस तरह का व्यक्ति के साथ भी संबंध बन रहा है तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ब्लड कंटेक्ट नहीं होगा। यानी मेन कारण सेक्सुअल एक्ट नहीं है, मेन कारण ब्लड कंटेक्ट है।
इसको और सपोर्ट करने के लिए और दूसरी स्थिति को देखो। सेकंड जो महत्वपूर्ण चीज जो है वो इसके अंदर में है क्या, अमेरिका में जब जो बड़े बड़े लोगों के बिगड़े बच्चे, जब उन लोगों को अब ये खत्म हो गया, मिल नहीं रहा था कहीं कि अब कौन सा मजा करें, सब कुछ कर लिया लेकिन अब कौन मजा अब करें, वो उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। तब क्या मजा उन लोगों का निकला, एक हिप्पी समुदाय उस समय हुआ थी। वो हिप्पी समुदाय तुम लोग बहुत बचपन में हो गए, वो हरे राम हरे कृष्णा इसी नाम पे जो है वो एक फिल्म भी बनी थी, है ना। तो वो हरे रामा हरे कृष्णा करके सारे लोग, उनका क्या रहे स्थिति है कि वो कोई भांग पीस करके लाया और गोली उसको दिया, वो भांग का गोली मुंह में लेके और शराब के गिलास से उस गोली को पार कर गया अंदर, और उसके बाद मुंह फ्रेश करने के लिए गांजा का चिलम लेके, ये उनका स्टाइल था नशा करने का। इसके बाद भी जब नशा पूरा नहीं हुआ तब जो है वो ड्रग, अब ड्रग वैलियम 10 5 ml भर लिया, वैलियम 10 जिसके बाद ऑपरेशन हो जाता है देने के बाद, और 5 ml भर करके हाफ ml का आदमी लिया और उसको वैसे बढ़ा रहा है जैसे गांजे का चिलम ये लगा के उसको, वो लगा के उसको, वो लगा के उसको देता है, वैसे ही वो नीडल देता है। इसके अंदर से निकला नीडल उसमें लगा, उसके अंदर निकला उसमें लगा। इन बीच में किसी एक को भी अगर जो एड्स है, वायरस अगर है, तो निश्चित एक समूह में फैल जाएगा। ये भी जो है ब्लड के द्वारा ही हुआ। ये ड्रग जो है ना बदनाम हुआ, ड्रग बदनाम हुआ। ड्रग लेने का तरीका जो था वो ब्लड कंटेक्ट उसके कारण हुआ। ये तो इतनी बड़ी बात हो गई, बहुत लोग इस चीज को, हाइजीन को बहुत नहीं मैनेज करते हैं, ध्यान देते हैं। किसी क्या गए अपने परिवार के यहाँ और वहां पे ब्रश अपना लेके नहीं गए हैं, उसी का ब्रश लेकर के, है ना, बहुत लोग ऐसे कर देते हैं। आए बहुत लोग तो मैंने ऐसे भी हमको मिले हैं कि मेरे डांटने के बाद ब्रश करना शुरू किए, 18 वर्ष 20 वर्ष की उम्र में। उसके बाद कहते कि ब्रश भी किया जाता है, हम तो खाली मुंह का साफ कर लेते, खा लेते हैं। तो क्या ये जो हुआ वो अगर जो मसूड़ा उसके ब्रिस्टल से कट गया और उस आदमी को अगर था यहाँ कन्वे हो गया, जितने भी बॉडी कांटेक्ट वाले जितने भी खेल हैं, जैसे रेसलिंग, कुश्ती, शरीर रगड़ा रहा है, जमीन में गिर रहा है, या छिला गया, वहां उसका भी छिला गया, दोनों पे चढ़ गया, यानी जितने भी चीज जिसको कि ये कहा गया कि हाँ अमुक अमुक चीज जो है इसके कारण है, पर देख के जड़ में अगर देखो तो ये ब्लड किसी न किसी रूप में प्रत्येक में है। तो मेनली इसका अगर जो स्प्रेड का अगर जो मीडियम अगर जो हम लोग समझे, दैट इज ब्लड। अब ये जो हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, उसको कहा जाता है अपॉर्चुनिस्टिक। माने वो है ना कि एक दुबला पतला सा कुत्ता दरवाजे पे बैठा हुआ है, उसकी हिम्मत ना हो रही है घर में घुसने की, एक आदमी इधर बैठा हुआ है, और जब नहीं कोई बैठा हुआ है तो धीरे धीरे ऐसे करते 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 आया आकर उठा गया, वो भी भाग गया। तो उसी तरह से दुबला पतला सा कुत्ता जिसके देह में चलने की ताकत नहीं है, वो भी आकर के उठा ले सकता है, वैसे को कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक। ये अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म थे, इनका एक ग्रुप है। इट इज बेटर टू राइट डाउन इट। सुनो ना, इट विल टेक
अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेज के जो कॉजेटिव फैक्टर हैं वो 4 मेन ग्रुप के वो फैक्टर हैं, पैरासाइट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस। और प्रत्येक ग्रुप में 3-4 जो है तो समझ लो कि 5, 4, 9, 3, 12, 3, 15 कुल मिलाकर के 15 प्रोमिनेंट अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेज हैं, तो वो कारण हैं जिनके कारण के ये एड्स जो है सो उन्हीं में सबसे टॉप में न्यूमोसिस्टिस कार्नी ऊपर में है ना। अब करीब करीब तो हम लोग इस मामले में एक आइडिया तो हमारा क्लियर हो चुका है, ये किस तरह की चीज है। अब इसमें हो क्या रहा है, फीचर्स क्या होंगे। जैसे एक तो कि शुरू तो हुआ था ये न्यूमोनिया से, लेकिन नॉट ओनली न्यूमोनिया बट देयर आर ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स विच रिप्रेजेंट्स द कंडीशन। हालांकि यहाँ पे जैसे होता है ना कि एक अपवाद होते हैं, अपवाद इन द सेंस कि जनरल कोई मैंने डेफिनेशन है और आउट ऑफ वे कोई एक बात अगर हो जाए। यहाँ कहने का सेंस हमारा ये है कि जैसे एड्स, इसको हम लोग पूरी रूप में जानते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और सिंड्रोम के बारे में हम जानते हैं, अक्सर तुम लोगों के क्लास में इस बात की चर्चा मैंने की है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंड्रोम एंड डिजीज, है ना। तो सिंड्रोम की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक डेफिनिट कारण के फलस्वरूप एक डेफिनिट ग्रुप ऑफ सिम्टम उत्पन्न होता है, दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम। जैसे मान लो स्टेन-लेवेंथर सिंड्रोम, डेफिनिट कारण है पॉलीसिस्टिक ओवरी, और उसके डेफिनिट जो उसके फीचर हैं वो है एमेनोरिया, ओबेसिटी एंड ये हिर्सुटिज्म, यानी बंधे हुए 3 फीचर जो हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं जाकर कह दो कि हाँ ये 3 फीचर है तो वहाँ का डॉक्टर कह देगा कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम वो पीसीओडी, है ना। तो उसी तरह से ये है तो सिंड्रोम, लेकिन ये बंधा हुआ फीचर इसका नहीं है, ये एक इसमें फर्क है। क्यों नहीं है कि चूंकि इसके फीचर उत्पन्न होने वाले कारण ही जो है ना वो अलग हैं। पहले ही हमने कहा कि इम्यूनिटी की कमी के कारण कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लग गया तो स्थिति वही हो गई, एक शेर बूढ़ा फंसा हुआ है कहीं कीचड़ में तो चूहा आके नाक पे बैठ के ऐसे कर रहा है कि बड़ी तुम मैंने गुर्राता था, अब बोलो, है ना। तो उस समय वो बेचारा उसको भी वो झेलना पड़ रहा है। वैसी तो यहाँ ये आदमी की स्थिति है कि इम्यूनिटी खत्म है तो कोई भी आकर के ये कर रहा है। इसलिए अब ये होगा कि अगर उसको बुखार लगा, मैंने कैरेक्टर क्या होगा, कैरेक्टर में समानता है, मैनिफेस्टेशन में विभिन्नता है। कैरेक्टर में समानता यह है कि कुछ भी हो तो इन स्पाइट ऑफ एनी मैनेजमेंट इट कंटिन्यू। निमोनिया हुआ तो चला जा रहा है, डायरिया हुआ तो चला जा रहा है, बुखार लगा तो चला जा रहा है, चाहे लाख तुम उसका उपाय कर लो, और यही जो कंटिन्यू कर रहा है फीचर, यही उसके मौत के कारण बन गए। यानी एड्स खुद मारता भी नहीं है, ना एड्स कोई लक्षण पैदा करता है, खाली ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता है। हमारे कुछ मॉडर्न मित्र हैं, उनके क्या प्रचलित है कि शैतान जो है वो सीरा लगाता है। शैतान और कुछ नहीं करता है। कैसे सीरा लगाता है कि एक कोई अंग्रेज चला जा रहा था अपना कुत्ता को लेकर के, और वहाँ पे उस आदमी को जो था वो हलवाई था, वो हलवाई वहाँ पे सीरा बना रहे, जलेबी छान रहा था। वो कहा कि इसकी खाली थोड़ा सा जो था ना दीवार पे छीट दिया, तो सीरा दीवार पे छीट दिया तो वहाँ आ गया वो हड्डा बिल्डिंग जो आ गया भाई इसके कुत्ते को काट दिया। अंग्रेज ने कुत्ते को बिल्डिंग जो काट दिया तो अंग्रेज जो है गुस्सा उसको गोली मार दिया। तो उसको तो मरवाना था, शैतान ने खुद नहीं मारा, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि वो मर गया।
तो वैसे ही ये जो है एड्स ये सीरा लगाता है, उसके बाद मरोगे खुद। तो ये परिस्थिति इस तरह से जो 15 के जो नाम मैंने तुम लोगों को भेजे, इन सबों के कारण कोई भी परिस्थिति अगर हुई तो वो परिस्थिति कंटिन्यू करेगी। तो इनके अलावा कुछ चीज जो है सर्टेन जो उसमें महत्वपूर्ण जो है, वो महत्वपूर्ण में एक तो हो गया निमोसिस्टिस कार्नी निमोनिया, पहली बात हो गई। दूसरा जो है वो कैंडिडियासिस, सेकंड कंडीशन जो है कैंडिडियासिस। ये कैंडिडियासिस शायद क्लास में चर्चा हुई हो ना, अभी नया हो नहीं हुई हो। कैंडिडा एल्बिकेंस इज ऑल्सो ए कॉमेंसल। यस सर। और ये कैंडिडा एल्बिकेंस ओरल कैविटी में फॉर द सेक ऑफ द ओरल कैविटी वो रहता है, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन उसका नेचर बिगड़ जाए। कभी इसकी चर्चा भी हमने की थी कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें कि नेचर उसका बिगड़ जाता है कि बॉडी के अंदर का वो भी है और अंदर का दूसरा भी है, लेकिन ये जो है उसके खिलाफत करने लगता है। स्किन के अंदर में वो मेलानोसाइट है और इसी स्किन के अंदर में वो हिस्टोसाइट है। हिस्टोसाइट भी जो है ये वहीं का एरियोलर टिश्यू के अंदर का सेल है। हिस्टोसाइट जो है मेलानोसाइट को फॉरेन सेल समझने लगता है, समझ के उसको इनगल्फ करने लगता है। परिणाम होता है कि वो सफेद दाग हो गया, लिपोडर्मा, है ना। इसी तरह की बात जो है यहाँ पर है कि वो उस रूप में जो कैंडिडा एल्बिकेंस जो है, जब नेचर अगर बिगड़ गया उस अवस्था में ये दो बातें देखी हुई तुम लोगों, एक होता है एप्थी और एक स्टोमेटाइटिस। एप्थी और स्टोमेटाइटिस का बेसिक फर्क ये है कि लीजन ऑफ एप्थी इज कन्फाइंड अप टू द फाउसेल्स, व्हाइल द स्टोमेटाइटिस इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द स्टोमक एंड अप टू द टंग। उसमें दर्द रहेगा, उसमें ज्यादा तकलीफ रहेगा। इसमें सिर्फ ऊपर से चमड़ा फट गई है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है फट गया, बड़े बड़े पैचेस निकल गए। तो एप्थी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैंडिडियासिस, और वो तो फिर उसके लिए हेपेटाइटिस के बहुत सारे कारण हैं। तो ऐसी स्थिति जो होगी, एक कैंडिडियासिस, वो निमोसिस्टिस कार्नी निमोनिया, और उसके बाद वो पेरी एनल अल्सरेशन, वो एक्चुअली दैट इज ड्यू टू होमोसेक्सुअलिटी। वो क्रेक करेगा तो एनल के वो ऊपर अल्सर बना, और अल्सर जब बन गया वहाँ भी यही चीज चलेगा। इम्यूनिटी नहीं है तो वो नहीं ठीक होगा, हम तो अपने आप भी ठीक हो जाता। बहुत बार हार्ड स्टूल होता है, किसी को हार्ड स्टूल के चलते फीसर हो जाते हैं, क्रेक हो जाते हैं नस में, ब्लड भी निकल आता है। वो स्टूल के ऊपर एक लकीर सी आती है, जब आता है वहाँ स्टूल तो वहाँ लगता है कि कुछ चुभ गया, उसके चलते कितना लगा हुआ हो पैखाना, वो वापस चला जाता है। वैसा हो जाता है तो हम लोग एक खुराक दवाई खिला देते हैं उसको, वो ठीक हो जाता है। कुछ खिला देते हैं एसिड नाइट्रिक, हाँ एसिड नाइट्रिक खिला देते हैं, खत्म हो। लेकिन उस बेचारे का बदनसीबी है कि एसिड नाइट्रिक से भयंकर दवा भी जो है उसको आराम नहीं देगी, और वो जो है अल्सर कंटिन्यू करेगा, पेरिएनल अल्सरेशन। और एक होगा कैपोसिस सार्कोमा, ये एक मैलिग्नेंट कंडीशन है, ये भी बहुत रेयरली होता है। लेकिन अगर एड्स के पेशेंट को हो गया, एक तरह से यूं समझ लो कि बेसल सेल कार्सिनोमा रोडेंट अल्सर जो है, हम समझते हैं कि राइट फ्रॉम सेकंड ईयर एवरी पर्सन इज अवेयर टू दिस पर्टिकुलर नेम, है ना। बेसल सेल कार्सिनोमा, हालांकि कार्सिनोमा नाम उसका है, इसके बावजूद भी वो इतना वो मिनिमम ग्रेविटी का है कि उसको किसी तरह से मैलिग्नेंट कहा जाता है। हाँ, वही आप लोग बिगड़ जाता है आगे, तो बिगड़ जाता है तो सर्जरी वाला अपना उसमें देख लो, वो जो तुम्हारा जो डिमोन्स्ट्रेशन रूम है एकदम खिड़की खुल गया है इतना दूर से पूरा, है ना। दिखाए भी तुम लोगों को और उसको डिस्क्राइब किए हैं।
तो ये जो है कैपोसिस सार्कोमा में कुछ उसी तरह की चीज है ना, जो कि वो बहुत खतरनाक अपने आप में नहीं है, लेकिन ड्यू टू डिस्ट्रॉयड इम्यून लेवल जो है वो परसिस्ट करता है। तो जनरली ये इतने जो हैं ये मेन हुए। इसके अलावा इंडिविजुअल सिम्टम जो कहे वो तो कहे कि जो होगा तो अपना मुझे। अब इतना के बाद में हम समझते हैं कि अभी तो हम लोग कुछ देर अपने टाइम में हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अभी तो 4 बजे तक तो रहना ही था। हाँ, उससे आगे बढ़ने लगेगा तब कोई नोट कर देना। चलो हम अपने को समेट लेते हैं अभी के। अरे हम दोनों तो एक ही जगह है ये हैं, जब मर्जी तब ये चल जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर होम्योपैथी की अपनी विशेषता, अभी तक जो इसके ग्रेविटी और इसके इलाज की असफलता के बारे में जितनी बातें कही गई, ये सारी बात जो है कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नुक्ते नजर से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई। उन लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया था। हमारा ऑब्जर्वेशन कुछ अलग है। हमारा ऑब्जर्वेशन एक दिन याद होगा, एलर्जी के ऊपर कुछ बातें हो रही थी, उसमें हमने क्लास में तुम लोगों को बताया था ये सेमिनार में कि वो ये जो है ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित जो 3 क्रोमोसोम जो हैं 15, 16, 17 इनके जब फ्रैक्शन जब टूट जाते हैं तो उसको वो क्या नाम है नहीं, हाँ, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो बन जाता है। तो ये क्यों बन जाता है कि वो डीएनए मैकेनिज्म हेल्प टू आइडेंटिफाई द पार्टिकुलर फ्रेगमेंट एंड री-एस्टैब्लिश एट इट्स ओरिजिनल स्पेस, सब ये बनता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि ये जो डीएनए मैकेनिज्म है वो इतना कन्फर्म मैकेनिज्म है कि इसकी स्टडी के आधार पे करोड़ों वर्ष पुराने फॉसिल्स की स्टडी करके और हम उसका जो है ना वो कोरिलेशन बनाते हैं। किसी के कोई डीएनए टेस्ट करके कोई लड़का कोई इसका बेटा है वो बाप साबित कराते हैं, उसके संपत्ति में हिस्सा दिलवा देते हैं, है ना। वही डीएनए मैकेनिज्म कैसे फेल कर गया उस बॉडी के अंदर के फ्रेगमेंट को टूटोजी में करने में, आइडेंटिफाई करने में। यही से यहीं से ये जो तुम लोग अब पढ़ोगे केंट लेक्चर ऑन होम्योपैथिक फिलॉसफी, उसमें सबसे पहला चैप्टर जो है सिक पे है। और उस सिक चैप्टर में एक बात लिखी हुई है कि पर्सन फ्रीक्वेंटली कम्स इन माय ऑफिस एंड सेज दैट डॉक्टर I have had examined each and every part of my body, but nothing is wrong with me. Then why I am sleepless at night? Why I am restless? तो केंट कहते हैं कि this why will remain unanswered till you are trying to observe the condition with the eye of microscope. जब तक तुम माइक्रोस्कोप की आंखों से कंडीशन को देखते रहोगे तब तक इसका जवाब तुमको नहीं मिलेगा। इसका जवाब मिलेगा when you proceed on the basis of homeopathic philosophy, what is actually behind it। वहां ये होता है जैसे सीधी सी बात है, मान लो कि अभी 4 बजे यहाँ से तुम छूटोगे, अब 5 बजे तुम्हारा अगर जो कोई ट्रेन हो और यहाँ 15 मिनट लेट हो गया, अब यहाँ से दौड़े दौड़े जाओगे, घर पहुंचोगे, बैग सरियाओगे, तो क्या सरियाओगे कि जो मर्जी उसको डालते जाओगे। अब जाते ही गमछी निकालना है वो अंदर हो जाएगा और रात में चादर निकालना है वो ऊपर हो जाएगा। यही चीज तुम अगर जो करते तो अपने ढंग से उसको अरेंज करते। तो ढंग से अरेंज करना मतलब कि डीएनए ने तुमको प्रॉपर किया। और ये जो इस तरह की घबराहट की स्थिथि थी, इसके चलते तुम्हारा जो है जो अरेंजमेंट जो डिस्टर्ब हुआ, दैट इज डिस्टर्बेंस इन योर डीएनए मैकेनिज्म। यही मैकेनिज्म डिस्टर्ब हुआ और यही कारण से ऐसी स्थिति
वही यहाँ पे हो रहा है। वो जो हुआ हमारे क्या इस बात को, और नहीं सिर्फ हमारे क्या ही नहीं, ये शुरू में भी हम ये जानते हैं कि इंडिया तो शुरू से ही गुरु रहा है, दुनिया में का गुरु रहा है। सबसे पहले तुम्हारे इंडिया में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय थे। उसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में ये तुम्हारे वो सुश्रुत 750 BC है ना, यानी कि आज से कम 3000 वर्ष पहले का तुम्हारा लिखित इतिहास तुम्हारे सामने है। और वो जो है हिपोक्रेट 360 से 470 के बीच के, यानी उनसे 400 वर्ष बाद ये हुए। निश्चित है कि वहीं से ना ज्ञान लेकर के वो ग्रीस ले गए। ग्रीस में जो ज्ञान गया तो ग्रीस में भी इस बात की थी, वहां भी ये कि वो अपोलो, हाइजिया, ये सारे कंसेप्शन थे। जैसे अपने क्या शीतला माता का कंसेप्शन है कि वो क्या नाम, ये मीजल्स और चिकन पॉक्स के लिए कंसेप्शन है ना उनका, उनकी पूजा लोग करते हैं। वहाँ पर भी हाइजिया जो थी अपोलो की बेटी थी, और वो जो है स्वच्छता की देवी मानी जाती थी, इसी के नाम पर हाइजीन किताब है। तो वहाँ पर भी लोग ये कहते थे There are certain diseases के बारे में लोगों ने बारे में कहा है कि it is regarded to be the sin and curse of God against the sin। उसमें ये लिखा गया है कि ईश्वर का शाप है, ईश्वर का ये कोप है, दंड है पाप के अगेंस्ट। अब यहाँ पर देखो उनकी बात को आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। सिफिलिस या कोई भी स्टडी या जो अभी जो प्रोजेक्ट ये चल रहा है, ये सारी बातें जो हैं वो उस धार्मिक हिसाब से देखें तो पाप के ही परिणाम है ना। अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी गलत है, पाप कहता है धर्म। तो उस तरह का पाप किया तो उसका परिणाम आप भोगेंगे, और वैसी स्थिति होगी तब उसमें इंप्लीमेंट कौन होगा कि पहले प्रोलॉन्ग रॉन्ग थिंकिंग, ठीक है, यहां तक सब कोई पढ़ चुके हो। ड्यू टू प्रोलॉन्ग रॉन्ग थिंकिंग स्टोरिक कंडीशन अपीयर्स इनसाइड द बॉडी, एंड आफ्टरवर्ड ड्यू टू रॉन्ग वर्किंग सिफिलिटिक कंडीशन अपीयर्स। तो सोना सिफिलिस का कॉम्प्लेक्स जब हो जाएगा तुम्हारी बॉडी के अंदर में, क्या अरे हटाओ तुम आई, ये स्थिति आई तुम्हारी मानसिकता के फर्क से, और तुम्हारी मानसिकता का होम्योपैथी बहुत ही कदर करता है, बहुत ही महत्व देता है। और उस आधार पर जब हम दवा का सिलेक्ट करते हैं एंटी मियास्मेटिक या मियास्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो निश्चित है कि ये जो हम कहते हैं, हमसे कभी कभी कोई पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब एलोपैथ वाले सब तो हाथ उठा दिए हैं, कह रहे हैं कि ना कुछ होगा, आपके यहाँ कुछ हो सकता है क्या? कुछ लोग तो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, होम्योपैथी में क्या, होम्योपैथी मुर्दा को जिंदा कर सकता है। हम वैसा नहीं करते। हम ये कहते हैं कि देखिए, हम आपको इतना ही आश्वस्त कर सकते हैं कि दूसरे सिस्टम जहाँ पे हाथ उठा दिए कि हमसे नहीं हो सकता है, कम से कम उससे 4 कदम आगे बढ़ के पेशेंट की मदद भी कर सकते हैं। हमने कोई गलत दावा भी नहीं किया और उसको आश्वस्त भी कर दिया, कुछ हद तक मेरे अंदर क्षमता है, तुम हमको ट्राई करके देख लो। तो ये चीज जो है हमने यूं ही हवा में नहीं कहा, ये प्रोफेशनल, ये मैं टेक्निक के तहत नहीं कहा कि कैसे तुम आ जाओ और 2-4 बार हमको 500 रुपया करके देना, फिर अपना चल जाना, हमको क्या है। नहीं, हमने ये कहा उसको कंप्लीट अपने फिलॉसफी के आधार पर, क्योंकि हमारा फिलॉसफी कहता है कि वैसी परिस्थितियां जो हैं उनमें भी आपकी दवा काम करती है। और इत्तेफाक हमने करके देखा, ऐसा चीज करके हम नॉट ओनली मी, प्रत्येक डॉक्टर के जीवन में एक आध घटना ऐसी है जिसके बारे में लोग कहता है कि हाउ इट कुड हैपन, और वो जो है हो गया, खुद डॉक्टर नहीं समझ पा रहा है कि हाउ इट कुड हैपन। तो ये होम्योपैथी की ये मेरा चमत्कार है। इस आधार पर कुछ दवाएं जो हैं अपने यहाँ, जो इसका कलेक्शन
उसी वक्त हमने किया था जब दिल्ली बुलाया गया था हमको इसके मामले में, और ये कलेक्शन उसी समय हुआ था। और उसी समय का ये इस किताब के अंदर में ये जो है जो बुकलेट जो बनाए थे उसमें ये कंपोज था। ये सबसे पहली बात मेडिसिन अगर जो देखें इस मामले में शुरू से हल्के अगर जो है मानसिक स्तर से अगर जो प्रभावित है एनाकार्डियम, पर ये यहाँ पर एड्स का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर महत्व है एनाकार्डियम का अपना। प्रत्येक मेडिसिन के जो इम्पोर्टेंस जो होते हैं वो दो स्तर। पहली बात कि इम्पोर्टेंस परटेनिंग टू दैट पार्टिकुलर सिम्टम, और दूसरा होता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द मेडिसिन इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, सुबह को खांसी में बलगम आती है और शाम को सूखी खांसी है। अभी का मौसम है इसीलिए वही उदाहरण मेरे सामने आ गया। शाम को खांसी सूखी होती है, पल्सेटिला मोस्ट प्रोमिनेंट मेडिसिन है। लेकिन ये हुआ सिम्टोमेटिकली उसका इंपॉर्टेंस। इसके अलावा उसमें चेंजेबिलिटी और थ्रस्टलेसनेस है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। ये थ्रस्टलेसनेस और चेंजेबिलिटी जो है ये पल्सेटिला का सिम्टम है। तो सिम्टम ऑफ मेडिसिन मस्ट बी कंसीडर्ड। यहाँ एनाकार्डियम उस रूप में कंसीडर किया जाएगा और उसका कोरिलेशन कैसे करेंगे। जैसे एनाकार्डियम में जो फिजिकल सिम्टम जो है, महत्वपूर्ण सिम्टम है कि सेंसेशन ऑफ ए बॉल और प्लग इन ए डिफरेंट ऑरिफिसेस ऑफ द बॉडी। पढ़े हो ना? यस सर। बॉडी के डिफरेंट ऑरिफिस में क्या तुम कुछ थके हुए महसूस हो रहे हो विवेक? नहीं सर। नहीं, आई थिंक सो। इफ सो तो फिर नहीं समझ पाओगे, तो इट इज बेटर टू रिलैक्स। भाई मेरी एक बड़ी गलत आदत है, आदत क्या कहो, सल्फर का कैरेक्टर है, फॉल्ट फाइंडिंग इज एटीट्यूड। जहां कहीं भी कुछ गलती होती है सीधे हमको दिखाई पड़ जाती है, इसलिए डोंट माइंड। लेकिन अगर ऐसा है तो मेरी बात मानो, और नहीं है तो फिर एकदम स्ट्रिक्टली यहां रहो। तो ये कह रहे थे हम, एनाकार्डियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिक्यूलियर सिम्टम के रूप में है कि सेंसेशन ऑफ ए बॉल और प्लग इन ऑरिफिसेस ऑफ द, कहीं भी लगेगा, गले में ही लगेगा, है ना, वो इसोफेगस के लोअर इंड में लगेगा, एनस में लगेगा। अब यहां इसकी कोरिलेशन इससे दिखाते हैं। जिसको वो अल्सर हो गया, शाबाशी दे रहा है, अल्सर जिसको हो गया, तो अब अल्सर अंदर से तो क्योर होगा ही। तो नियम है कहीं भी बॉडी में जब पैथोलॉजिकल कंडीशन आएंगे तो रिपेयर तो होगा ही। अंदर के इलाके में रिपेयर अगर एनल रीजन में जो 1 इंच का तकरीबन जो वो एनल कनाल है उस बीच में रिपेयर जब होगा, थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन आ जाएगा, तो उस जगह पे ये सेंसेशन स्वाभाविक है कि उसको लगे कि कुछ फंसा हुआ है। और आगे जब बढ़ेगा तो उसको ये जो मानसिक रूप से आत्मग्लानि जो होगी, आत्मग्लानि उसको मानसिक रूप से इस रूप में वो करेगी फॉरवर्ड कि वो सोचने लगेगा कि क्या हम कर दिए, थोड़ा सा के लिए कितना भयंकर चीज ले लिए, ये पश्चाताप होगा ना उसको। और इसका परिणाम होगा कि जो अपने के यहाँ जो स्वप्न के मामले में जो विवेचना है, और बहुत सारे मेडिसिन स्वप्न के आधार पर जो तय हुए हैं, जैसे रस्टक्स है कि वो ड्रीम ऑफ लेबोरियस वर्क, ड्रीम ऑफ सेलिंग द बोट, रनिंग अगेंस्ट द एयर है, ये सब
ये सारा जो है शो करता है कि रस्ट्रक्स है। वैसे ही इसके अंदर में ड्रीम ऑफ द क्रिमेटोरियम, श्मशान घाट देखना, मुर्दा जलते हुए देखना, ये सब क्या साबित कर रहा है? ये उसके अव्यक्त मन में जो ये बात चली आ रही है कि हमने ऐसा किया है तो हमारा जो है रिजल्ट मोरलेस या लेटर और सुनर ऐसा होने वाला है, उसी का रिप्रेजेंटेशन है कि वो श्मशान घाट देखने लगता है, ये देखता है। तो ये जो फीचर है ये ड्रीम एनाकार्डिया का परमानेंट ड्रीम है ना। तो इस रूप में हम अक्सर भी बीच बीच में कभी कभार वो चर्चा करते हैं। हालांकि मिट्री अमेरिका की जानकारी तो मेरी पहले ही माफी मांग चुके हैं कि हम जो भी जानते हैं उसमें सबसे कम मिट्री अमेरिका जानते हैं। फिर भी जो कुछ भी बोलते हैं तो उसमें कुछ एक बात ऐसी रहती है। बाकी जो है तुम्हारा मिट्री अमेरिका हेड बैठे हुए हैं, इनसे जो है बाद में डिस्कशन कर लेना, इन्हें ना बाहर ज़्यादा वो विस्तृत रूप से इसके डिस्कशन होंगे उसमें। लेकिन हाँ ये बात है कि हमने जो ये कहा बहुत रिसेंटली कि मिट्री अमेरिका इज नॉट अ सब्जेक्ट टू बी रिमेम्बर्ड, रेदर इट इज सब्जेक्ट टू बी अंडरस्टैंड। मिट्री अमेरिका को समझो, याद मत करो, याद नहीं कर सकते। एक सल्फर का 4000 सिम्टम है HCl के वो हेरिंग गाइडिंग सिम्टम में, और वैसे वैसे कम से कम 50 को फोलिक एसिड है। तब 50 गुने 4000 याद रहेगा क्या? वो दिमाग कैसा है? नहीं रहेगा। इसलिए मेडिसिन को समझने की कोशिश करो। और उसका भी हमने एक दो जो अपने इसके अंदर में जो हमने जो अपना चैनल पे जो वीडियो दिया है ब्राइनिया को बड़ी ढंग से उदाहरण देने की कोशिश की है, उसके हिसाब से देखना कि हाउ टू अंडरस्टैंड द मेडिसिन। तो मेडिसिन को अंडरस्टैंड करने में ये जानना पहले जरूरी होता है कि व्हाई दिस सिम्टम अकर। ये सिम्टम हुआ, ये सिम्टम पल्सेट्ला का है, ये सिम्टम सल्फर का है, इतना ही याद करना सफिशिएंट नहीं है। ये सिम्टम क्यों उत्पन्न हुआ और व्हाट इज कोरिलेशन विद द पल्सेट्ला एंड सल्फर ऑफ दिस सिम्टम। अगर दिमाग में इसको डिस्क्राइब करके तुम अगर जो पढ़ते रहो तो भले दिन भर में 25 के बजाय 10 ही पढ़ोगे, लेकिन 10 के 10 तुम्हारे दिमाग में स्थिर रहेगा। क्या नहीं लगता है ऐसा? तो इस संदर्भ में अगला अगर जो देखें कैलकेरिया का अर्जेंटम नाइट्रिकम, लाइकोपोडियम, सल्फर। अब यहां अगर एक चीज देखो, कैलकेरिया, लाइकोसल्फर, इन तीनों का एड्स से कोई भी विशेष एफिनिटी नहीं है। इनकी अपनी खासियत क्या है? These are the 3 pillars of antisoric under our homeopathy, है ना। तो एंटीसोरिक के ये पिलर हैं और सोरा ही क्रोनिक डिजीज का जड़ है। तो निश्चित तौर पे एंटीसोरिक मेडिसिन शुड बी इम्प्लीमेंटेड एट एनी स्टेज। तो इसलिए कभी ना कभी उसकी स्थिति आएगी और उसकी जरूरत पड़ सकती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम सुना ना, उसका खास पसंद क्या है अर्जेंटम का? मीठा में भी, मीठा में हलवा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इन 3 में क्या? यस, नहीं तो तुम्हारा स्तर अभी वहीं पहुंचा है, इसीलिए जब स्तर आगे बढ़कर और कंसंट्रेट पे पहुंचोगे तब तुमको लगेगा कि नहीं वहाँ गुलाब जामुन चाहिए। यदि बात खास पसंद है, एकदम रॉ मटेरियल शुगर, चीनी है उसकी खास पसंद। और मीठा पसंद जो है, हार्वर्ड ए रोबर्ट की जब फिलॉसफी पढ़ोगे तो उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की है कि मीठा, स्वीट डिजायर इंडिकेट्स द पर्सन ऑफ सेडेंटरी हैबिट। विलासिता पूर्ण
मानसिकता जिसकी हो उसकी पसंद में मीठा ज्यादा रहता है। और यही वजह है कि विलासितापूर्ण मानसिकता थी जो कि एड्स से प्रभावित हो गया, तो किसी न किसी स्तर में अर्जेंटम नाइट्रिकम की उसको आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा हल्के स्तर पे काली फॉस है, ये बहुत बड़ा ये नहीं है, ये सिर्फ है कि वैसी स्थिति में मानसिक अवस्था अगर जो उसकी बड़ी क्षमता डिप्रेस हो गई तो टू एनहांस टू सम एक्सटेंट काली फॉस कैन बी यूज्ड एज एसेसरी मेडिसिन। अब यहाँ पर तुम कह सकते हो कि सर बीइंग ए टीचर ऑफ माय इंस्टीट्यूशन how you could say that accessory medicine may be given when homeopathy strictly advocates about the single medicine? है ना, ये सवाल उठना चाहिए था। ये सवाल उठा था जब ओस्टियोसार्कोमा के ऊपर जब हमने वो अपना एक ये प्रेजेंटेशन दिल्ली यहाँ भेजा था कलकत्ता जो कैंसर में जो हुआ था ना, तो उस समय वहाँ जो थे वो श्रीवास्तव साहब जो थे वो उसके पहले आए थे यहाँ और हमारे चैम्बर में गए और देखें समूचा, बोलो अरे बाबा तुम तो क्या कोई करके रखा है, इसको छुपा के काहे को रखता है, और इसको हम लोग के पास लेके आओ। और इस दफा उसके बाद वो हो गया तो कहें कि वो सिंह तुम भेजेगा भाई कुछ एक लेके आएगा, हमने सर आने में तो असमर्थ है लेकिन हम भेज देंगे। तो हमने भेजा था उसमें, और उसमें जो है उसके इलाज में तुम लोग तो कई बार देख चुके हो, उसके इलाज में हमने वहाँ जो है सिक्लिनम के साथ जो है कैलकेरिया फॉस जो उसमें ऐड किया था, और ऐड करने के पीछे हमने जस्टिफिकेशन वहाँ दिया था कि फ्रांस के डॉक्टर लोगों ने एक पैरेलल टू द माने कंट्रारी टू द केंट, ये केंट का ये था कि सिंगल मेडिसिन ही दिया जाना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट केंट इसके ऊपर थे, और वो कहा था कि नहीं, अगर डीप एक्टिंग कोई सिंगल मेडिसिन दी जा रही है तो सर्टेन मेडिसिन ऑफ सुपरफिशियल लेवल can be given for the purpose to help the general condition on physiological level। जैसे इसके बारे में होता है ना कि जब किसी डिजीज के फलस्वरूप बॉडी के जो क्षमता जो है इसके ऑर्गन के कुछ ज़्यादा ही जब डिरेंज हो जाते हैं, वैसे अवस्था में खुद हैंडमैन का कहना है प्लांट चेंज। सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन पढ़े ना, सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में एक तो है कि रिपीटेशन ऑफ द सेम मेडिसिन इफ सेम मेडिसिन देन इन सेम पोटेंसी, हाई पोटेंसी और लो पोटेंसी, एंड इफ रिपीटेशन, हाँ पे ये कह रहे थे कि how it could be correlated with the philosophy of the homeopathy and on that basis how we can proceed further। तो वो जो एसेसरी मेडिसिन की जो बात थी वो फ्रांस वाले लोग कंफर्म किए थे, और हमें भी लगा कि उसमें कुछ ज़्यादा ही तथ्य है। ये जो है एक तरह से लीगी पॉइंट ऑफ व्यू से तो होता है ना कि नहीं चाहे जो भी होगा, अपने के यहाँ एक हठ योग कहलाता है योग में, है ना। इसका एक आध उदाहरण है कि कोई साधु जो है वो सुबह उठ करके सूर्योदय के पहले से लगातार सूर्य को एक टाक देख रहे हैं, सूर्योदय हो गया, उसके बाद भी देख रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। कुछ लोग कहीं बना मिलना ना, हम जब तक क्षमता होगा देखेंगे, क्षमता का होगा ऑप्टिक नर्व इलेक्ट्रोफाइल करेंगे। जब काफी तेज प्रखर रोशनी हुई तो उसको तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसको हठ योग कहा जाता है। तो ऐसे कुछ हठ योगी भी तो लोग हो सकते हैं ना कि नहीं हैंडमैन ने कहा दिया सिंगल मेडिसिन तो सिंगल मेडिसिन ही सही, कोई उसमें बदलाव नहीं। देखेंगे ना कि कोई चीज की आखिर ऑथेंटिसिटी कुछ है क्या। तो ये जैसे अलग से हम ये सलाह देते हैं किसी को
कि अमुक अमुक न्यूट्रिशियस सब्सटेंस खाने के लिए पेशेंट को दो ताकि उसका हेल्थ डेवलप करेगा तो मेडिसिन प्रॉपरली काम करेगी और जल्दी ठीक होगा। तो जस्ट उस तरह के जो एडिशंस हैं वो एडिशंस भी उसी लेवल के हैं। और इसी के लिए जब रेमेडी चेंज की बात जब उसमें कही गई थी तो उसमें कहा गया था कि फॉलोअर मेडिसिन, कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, इंटरकरेंट मेडिसिन, एंटीडोट, इतने ऑप्शन हैं। और लास्ट में था कि इंटायर चेंज प्लान। तो प्लान का चेंज क्या था? प्लान का चेंज था कि चेंज द प्लान की जो बेसिक प्लान तो होम्योपैथी का है, क्यूरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू चलना, वो प्लान को चेंज करो कि फ्रॉम क्यूरेटिव टू पैलिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो उस अवस्था में, जब तक कि वो पेशेंट इस लायक न बन जाए कि तुम्हारे पोटेंटाइल मेडिसिन को रिस्पॉन्स करे। तो इसलिए इस रूप में ये काली फौज की जो बात मैंने की, अब तो बंद करोगे का, हमको ही लग रहा है बड़ा पसीना। लाइको सल्फर की बात की गई। कलकेरिया कार्ब अपने आप में महत्वपूर्ण काहे के लिए है? कलकेरिया का अगर जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वैसा ये कह रहे थे कि जब बॉडी की जो फिजिकल लेवल पे किसी भी ऑर्गन की क्षमता काफी कम जाती है, वैसी अवस्था में बॉडी फेल्स टू रिस्पॉन्ड द पोटेंटाइल मेडिसिन। वैसे टाइम में पोटेंटाइल मेडिसिन से ट्राई करना जो है वो नॉनसेंस है, गलत है। वैसे टाइम में चाहिए कि मेडिसिन शुड बी गिवन इन फिजियोलॉजिकल फॉर्म, मेटेरियल फॉर्म, that but must not be used. Mother tincture in any way is not medicine. फिजियोलॉजिकल फॉर्म का मतलब 1x, 2x, 3x मिनिमम उसको पोटेंटाइल फॉर्म में भले डेसिमल स्केल में ही कर दो और तब जाकर के उसको इस्तेमाल करो। वो इस्तेमाल करने से पेशेंट जो है ना वो बेहतर ये रिस्पॉन्स करेगा। एक एड्स का पेशेंट अपने यहाँ ओपीडी में, यहीं पर ओपीडी में ये आता था, जिसको कि यहाँ वाले लोग जो हैं ये लड़की तो छूट गई तो यहाँ एक था, एक वो क्या नाम है, कूड़ा चुनने वाला, कचरा वाला, और वो गया यहाँ PMCH में, और जैसे ही उसका लोग देखी रिपोर्ट ना ऐसे करके लगा कि कोई बेहोश सांप आ गया। खैर वहाँ से वहाँ तो कोई स्टूडेंट था बगल में रहता था, ये अनुराग है ना, अनुराग, वही कहा कि सर देखिए एक ऐसा पेशेंट है, उसको वहाँ से भगा दिया है। भगा दिया तो लाओ, भगा दिया तो वैसे वंचितों के लिए तो होम्योपैथी है। बुलाए अपने क्या, उसको बाहर में कहे तुम अपने रिक्शे पर ही रहो, रिक्शे पर ही जाकर के बगल में कुर्सी लगा के बैठ करके उसका टेस्टिंग सब कुछ कर लिए। और उसी दरमियान ये करा कि वो जो है उसको लीवर के ऊपर उसका जो था इन्फेक्शन था, इन्फ्लामेशन था लीवर में, और लीवर में नहीं था बल्कि वो इन्फ्लामेशन जो था उसका गॉल ब्लैडर में था। और उसके चलते मेनली वही पेन था कि यहाँ से दर्द हो गया और लगे थी जो है वो मैंने स्केपुला में जो है वो मार रहा है। टिपिकल ये फीचर हाँ चेलिडोनियम के। तो कुछ लोग चेलिडोनियम दिए भी थे उसको, हम कहे तो क्यों नहीं ठीक हुआ, हमको भी तो यही समझ में आ रहा है। तो देखे जो दिए थे वो चेलिडोनियम क्यों दिए थे, हमने चेलिडोनियम 3x मंगवा कर दिया। और उसके बाद 1 महीना के बाद और बिगड़ी हुई स्थिति में भी ये चेलिडोनियम 3x जो था वो 4 दिन 5 दिन बीतते बीतते सब से कहा कि अभी और हम ठीक हो गए चाहे मत हो गए सर, बस एक ही बात है कि बहुत आराम में हम आ गए हैं इन 4 दिनों में, इसके चलते लगता है कि इसी के चलते मर जाएंगे। तो वो जो है
3x जो हुआ वो फिजियोलॉजिकल फॉर्म हुआ। तो इस रूप में मेडिसिन उसमें दिया जा सकता है। अब इसके बाद यदि देखें तो एक है इस ओर अगर जो ध्यान दें मेडोरिनम, चूंकि वैसे लोग जो होंगे तो निश्चित है कि उनके अंदर तो मेडोरिनम के भी कैरेक्टर होंगे ना, तो किसी न किसी स्टेज में मेडोरिनम भी जो है वो उनके लिए उपयुक्त मेडिसिन होगी। हम सिर्फ प्रत्येक मेडिसिन का एक जो डैजलिंग पॉइंट है वो तुम लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं, बाकी ये सब्जेक्टेड टू सिलेक्शन। लेकिन किस आधार पर हम उसको सोच पाएंगे? मेडोरिनम के दो फीचर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक कि यदि चूंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें प्रोमिनेंसी है इसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर इन्वॉल्व है और उसको यदि डिस्निया हो रहा है तो डिस्निया के अवस्था में मेडोरिनम के पेशेंट को एक बहुत ही पिकुलियर टाइप का मोडेलिटी में पाया जाता है जो कि सामान्य रूप से नहीं होना चाहिए। सामान्य रूप से जहां डिस्निया है तो डिस्निया का मेन जो मैनेजमेंट है, हम भी तुम लोगों को बताए हैं, अभी उसी में बताए थे कि हम वो पल्मोनरी एडिमा के करेक्शन में कि पेशेंट शुड बी केप्ट इनटू द प्रॉप्ट अप पोजीशन। ये प्रॉप्ट अप पोजीशन जो है ये कार्डियक एनोमलीज के लिए और ये पल्मोनरी एनोमलीज के लिए, अगर जो उसके अंदर में डिस्निया अगर है तो ये निश्चित तौर पे जो है वो उसके लिए आरामदेह स्थिति है, सबसे आरामदेह स्थिति। लेकिन पेशेंट पेट के बल लेट करके और ऐसे करे और तब उसको आराम मिले, एकमात्र मेडोरिनम में ये सिम्टम है। कभी जो लोग पढ़े होंगे तो उसके सामने ये आई भी होगी बात, और नहीं तो इसको पढ़ करके कंफर्म कर लोगे। हम तो बार बार यही कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़ा आदमी कुछ कहा इसलिए मत उसको मानो, पहले सुनो, उस पर तर्क करो, उसको कंफर्म करो, और जब तुमको लगे कि ठीक है तब मानो, है ना। और विवेकानंद के बात जो है वो हमको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए उनकी बात हम मानते हैं। तो ये जो है ना, ये एक फीचर उसमें, और दूसरा फीचर जनरल जो मोडालिटी की जो पिकुलियरिटीज की है, मोडालिटी की पिकुलियरिटी में बर्निंग इन द पाम एंड सोल, दोनों, ओनली पाम नहीं, ओनली पाम तो बहुत सारा मेडिसिन है, सल्फर है तो बर्सोल है, बहुत सारा। बर्निंग इन पाम एंड सोल बोथ रिलीव्ड बाय कोल्ड एप्लीकेशन। एंड सोल में बर्निंग रिलीव्ड बाय कोल्ड एप्लीकेशन है तो पिकुलियर उसका जरूर, लेकिन तब तुमको हम तो पहले ही कहते थे कि होम्योपैथी अपना चाल तो छोड़ेगा नहीं, कितना हो होम्योपैथी सीधा तो ऐसा सीधा है ना, झंझट तो कुछ ना कुछ उसमें रहेगा ही। और वो झंझट है क्या कि सेल फीचर जो है पल्सोट्रा में भी है, उसमें भी है हथेली और तलवे में वो बर्निंग और रिलीव बाय कोल्ड एप्लीकेशन। बस फर्क यही है कि दिन में अगर हो रहा हो तो मेडोरिनम और रात में हो रहा हो तो बस इस पे अंतर कर देंगे हम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण दवा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज द ब्लड एंड हेमोपोएटिक सिस्टम, इन दोनों पे महत्वपूर्ण उसका प्रभाव है। अब उसको देखो कैसे कोरिलेट कर सकते हो तुम। फास्फोरस का जो कंस्टिट्यूशन है वो देखते हैं क्या, लीन थिन एंड ट्रांसपेरेंट स्किन, यस सर, लंबा दुबला पतला, इस गोरा, बाल सिल्की, इस तरह के लोग जो होते हैं बहुत आशिक मिजाज लोग।
ऐसे लोग जो हैं निश्चित तौर पे हाइटी जाएंगे छुट्टी मनाने के लिए, निश्चित जाएंगे। और उसके अंदर अगर जो ये हो गया न्यूमोसिस्टिस कार्नी अगर हो गया तो फास्फोरस इस रूप में उसको फायदा करेगा कि चूंकि इम्यूनिटी कमजोर हो इसके बावजूद भी बॉडी के इम्यूनिटी को मेंटेन रखने का, चूंकि इम्यूनिटी जो है बॉडी का डिफेंस जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का एक पार्ट वो है, उसको कैसे कैसे वो मेंटेन किया जाता है, तो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम उसके बल पर मेंटेन किया जाता है। बॉडी का स्किन खुद अपने आप में बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव है, इसके ऊपर किया जाता है। एरियोलर टिश्यू उसके कारण किया जाता है। उसके अलावा अंदर बॉडी के अंदर में ब्लड की क्वालिटी जो है वो जबरदस्ती आदमी के अंदर में क्षमता लाती है। ब्लड की क्वालिटी अगर जो मेंटेन्ड है और दूसरे कारण से बॉडी अगर कमजोर भी है तो बहुत हद तक जबरदस्ती उसमें क्षमता आती है। और ये जो है फास्फोरस ब्लड की क्वालिटी को मेंटेन कराता है, क्योंकि ये बात करीब करीब जहाँ से शुरू हुआ सेकेंड ईयर के बाद से ही तुम लोग पढ़ रहे होंगे कि थीन ब्लड जो है, थीन ब्राइट रेड थीन ब्लड, ये फास्फोरस का कैरेक्टर है। अगर वो उसके अंदर में ब्लड थिन इसलिए होगा कि उसमें आरबीसी की कमी रहेगी, उसमें प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन की कमी रहेगी। निश्चित तौर पे अगर जो वो मेंटेन हो जाए तो ब्लड जो है अपने अस्तर में शरीर को बचाने के लिए एक सफिशिएंट ताकतवर एक बनेगा। यही वजह है कि फास्फोरस जो है इसके लिए उसके बाद हम देखते हैं ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम का तो सीधा सीधा रिलेशन है। ट्यूबरकुलिनम जो है, ट्यूबरकुलोसिस जो है, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में तुम्हारा मियाजमेटिक जो थ्योरी है ये बताता है कि ट्यूबरकुलोसिस is the result of Sora syphilis complex। बल्कि इसको इस हद तक कुछ लोगों ने महिमा मंडित किया और कोशिश किया अपने को इम्पोज करने का, अलग से ट्यूबरकुलर मियाज के रूप में वो लिखना शुरू कर दिया। वो तो होम्योपैथी थोड़ा सा है अपने आप में अंदर प्रबुद्ध समाज है, इसलिए उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। गलती सलती बात हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो पिछली बार देखा ना, एक सब्जेक्ट एलोपैथी का पढ़ा करके एलोपैथी की दवाई तुम कर लो, वो आयुर्वेद वाला लोग अपना एडप्ट कर लिया। हम लोग कहें कि नहीं, हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे सिद्धांत के विपरीत है। आज स्थिति है कि आयुर्वेद जो है उसका नाम खत्म हो गया है। आयुर्वेद चंद्र प्रभावती नहीं जानता है, वो जो है सोमो जानता है है ना। तो वैसे हम ब्राह्मणियां नहीं छोड़ना चाहते हैं, हमारा ब्राह्मणियां बेहतर है। तो ये जो है अपने यहाँ इस रूप में जो है ट्यूबरकुलर मियाज को नहीं किया गया, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस सिफिलिस और सोरा का कॉम्प्लेक्स है। इतनी बात तो अब देखते हैं आगे कुछ फीमेल के मामले में दो महत्वपूर्ण है। फीमेल के मामले में एक हायोसियामस और दूसरा इग्नेशिया। ये हायोसियामस जो है कंप्लीटली मेंटल स्फेयर पे ही आधारित ये दवा है। इसके सारे फीचर जो हैं प्रीडोमिनेंसी मेंटल स्फेयर की है। दूसरी बात, यंग एज टीन एजर की दवा है। दूसरे एज पे हो जाए अलग बात है, टीन एजर की दवा है। होता क्या है,
सेक्स वर्कर के रूप में मोस्टली लोग लॉन्च करते हैं टीनेजर को। बराबर ब्रोज पेपर तो 10 वर्ष की लड़की, 12 वर्ष की लड़की, उसको जो है सो ले जाके बेच दिया, आई सब प्रोस्टिट्यूशन में लगा दिया। और टीन एजर की लड़की जब उस काम में जब इंडल्ज हो तो निश्चित है कि थोड़ा दिन के बाद तो उसको तो छटपटी उठेगा कि कैसे हुई, इससे हम उभरे। और उस छटपटी की अवस्था में जब निकल नहीं पाएगी तो मानसिक रूप से उसकी विकृति आएगी, और उसकी मानसिक विकृति जो होगी ये हायोसियामस को कंप्लीटली उसको कवर करेगी। वो इस हद तक हो जाएगा कि वो पागलपन के सीमा में वो हो जाएगा। किसी एक्सपोजेड हर प्राइवेट पार्ट एंड कॉल सम पर्सन टू कम मी फॉर सेक्सुअल कंटेंट, ये है ना उसके अंदर में। यस सर। ये चीज जो है उसकी परिस्थिति के मुताबिक हायोसियामस जो है ना उसकी स्थिति बन गई हो। और दूसरी बात, इग्नेशिया मोस्टली फीमेल के मामले में अगर जो उसको कैटेगराइज करने को हम सोचें, एक आध बार कोई टीचर बतेबो किए होंगे, नई बात नहीं है, कुछ लोग बताए होंगे कि चेहरा और बनावट के मामले में द मोस्ट ब्यूटीफुल इज पल्सेटिला, है ना, एंड द मोस्ट अगली इज सीपिया, एंड मेल लाइक कंटूर इन इग्नेशिया। ये तीन जो है ना ये बहुत ही कंफर्म ये ऑब्जर्वेशन है जो वास्तव में औरत के कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो पल्सेटिला में है। सारी बातें हैं पल्सेटिला में। पल्सेटिला में ही औरत का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक छने रुष्टा छने तुष्टा रुष्टा है ना, एकदम पक्का पल्सेटिला है। तुरंत कहाँ तकलीफ है, जब जो है आंसू निकलना शुरू हो गया, अरे काहे घबराती हो, मैं यही जाके तो जितना जल्दी रोती है उतनी जल्दी हंसती है ना। ये औरत का खास कैरेक्टरिस्टिक है, काफी खूबसूरत होती है पल्सेटिला की पेशेंट। ये इग्नेशिया जो हुआ, इग्नेशिया का मेल लाइक अपीयरेंस जस्ट रिजेंबलिंग टू हर्मोफ्रोडाइट। हिजड़ा लोग का जो अपीयरेंस होता है ना, मोस्ट वो अपीयरेंस अगर वो फीमेल है तो वो इग्नेशिया का है। और जब उस तरह का जिसका अपीयरेंस रहता है तो ये मैंने एक जनरल वे में है कि मेल पार्टनर उसका जो है ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं देता है, चाहे कि चेहरा जो है अट्रैक्टिव नहीं है। वो जो अपने हस्बैंड या और किसी मेल लोगों से जो मैंने तिरस्कार के तरह का जो एटीट्यूड जो पाएगी तो बड़ी आसानी से उसको ये लोग कोई हमको पूछ भी नहीं करता, चलो अपने ही बल पर रहेंगे, अपने ही बल पर पढ़ी लिखी है ये नहीं तो अपने बल पर कैसे रहेगी, चलो शरीर के बल पर रहेंगे। ऐसे लोग जो है अक्सर वहाँ चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं तो चूंकि मेल टाइप का उसके अंदर का सारा कुछ है तो निश्चित है कि होमोसेक्सुअलिटी को प्रीफर करती है, और वो प्रीफर करती है तो उसके फलस्वरूप जो है वो ऐसे फीमेल अगर जो है अगर इस काम में तो मोस्टली वो इग्नेशिया की जरूरत नहीं पड़ सकती है। ये जब ये तार्किक रूप से इसको बने वो करने तोड़ने की जरूरत है। ये हो सकता है कि नहीं, हम जो कह रहे हैं ये हो सकता है कि नहीं, सही है कि नहीं। अगर ऐसा हो सकता है तो ये आधार बन सकता है कि नहीं सिलेक्शन का। क्या हो गया, एकदम अंतिम अवस्था में आ जाएगा रन डाउन कंडीशन में। तो उस कंडीशन में जो रन डाउन कंडीशन की जो सबसे महत्वपूर्ण दवा अपने यहाँ है वो है आर्सेनिक। तो उस अवस्था में आर्सेनिक अलवा की उसको जरूरत पड़ सकती है पेशेंट को। ये आर्सेनिक अलवा जो है वो आर्सेनिक एवरी पार्ट ऑफ द मैन है ना। इट सीम्स टू एक्सग्रेट और डिप्रेस ऑलमोस्ट
all the faculty. ये इसके बाद ये सल्फर ट्यूबरकुलिनम ये सब तो बताया ही। अगर ये बच्चों में हो रहा है, स्पेशली इन चिल्ड्रन, देयर आर सर्टेन मेडिसिन लाइक आर्सेनिक अल्वा, आर्सेनिक आयोड, कैलकेरिया कार्ब, आयोडम, ये खास मेडिसिन है, मोस्टली यूज्ड इन द केस ऑफ चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में कैसे होगा? चिल्ड्रन तो न ड्रग लेता है, ना सेक्सुअल एक्टिविटी में कहीं नहीं है, अब आपके कारण होगा वो कंजेनाइटल होगा। न्यूमोसिस्टिस कार्नी निमोनिया जो है इसके लिए मोस्ट प्रोमिनेंट मेडिसिन है आर्स आयोड, फॉस्फोरस और ट्यूबरकुलिनम। न्यूमोसिस्टिस कार्नी के लिए आर्स आयोड, फॉस्फोरस एंड ट्यूबरकुलिनम। अब घड़ी मत देखो, अब गाड़ी बुला देंगे, खड़ा नहीं उसको जाने दो। आता है ठीक है। तो न्यूमोसिस्टिस कार्नी जो कि मेन इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, उसके लिए ये 3 मेडिसिन बहुत ही, ये जितनी मेडिसिन की चर्चा जो हम कर रहे हैं, ये सब मेडिसिन किसी न किसी डॉक्टर के एक्सपीरियंस के आधार पर ही इसको कलेक्ट किया है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कुछ अपने भी कुछ और लोगों के भी थ्रू आउट द इंडिया। इसमें कई एक मेडिसिन जैसे फास्फोरस जो है, खास करके फास्फोरस कपूर साहब इलाहाबाद में थे ना, इलाहाबाद कपूर साहब कहेंगे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर पेशेंट को दवाई देते हैं फास्फोरस उस आधार पर देते हैं और वो पेशेंट जो है 90% ठीक होता है। इसके अलावा ये फास्फोरस जो है एक और कंडीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जो पिकुलियर के रूप में इसमें आया था, कैपोसिस सार्कोमा। कैपोसिस सार्कोमा के लिए, अब ये इसके लिए ना भी इसके साथ नहीं भी हो, वो तो ऐसे फ्री भी हो सकता है आदमी को। तो किसी भी अवस्था में अगर कैपोसिस सार्कोमा हो रहा है, कैपोसिस सार्कोमा का एक खास कैरेक्टर होता है कि उसका ब्लड थिन हो जाता है पेशेंट का। इसी आधार पर फास्फोरस को इंडिकेटेड है, वो फास्फोरस में ना। और दूसरी मेडिसिन उसके लिए प्लेटिना और ये दोनों जो हैं उसके लिए खास करके हैं। तो ये जनरल बात अगर जो देखें तो हम लोग इस रूप में इसको कंक्लूड कर सकते हैं। मुख्य बात ये हो गई कि हम आज जो ये एड्स के लिए जो हम एक जो सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया, आम के लिए तो बात कहिए दिए, लोग भी कहेंगे कि हाँ भाई लोगों में अवेयरनेस पैदा होना चाहिए। वास्तव में अगर ये हम करते हैं, ये जो लाल रिबन जो लगाते हैं, इस बार का जो थीम जो है 2022 का, ये इस बार का ये थीम ही जो है ये इस रिबन पे आधारित है ना। सीधा इसका मतलब है कि ये रिबन लगा करके हम उन लोगों को सांत्वना देते हैं जो कि एड्स से सफर कर रहे हैं कि हम तुम्हारे प्रति सेंसिटिव हैं, आई विल डू समथिंग फॉर यू। और दूसरी बात ये लगा के समाज में ये बताते हैं कि समाज को इस मामले में कुछ करने की जरूरत है, और इसके द्वारा एक संदेश हम लोग देते हैं अपने सरकार को कि अभी मटियाने की जरूरत नहीं है, एड्स अभी कहीं गया नहीं है। जैसे इसके बारे में अक्सर लोग कहता है ना कि कोविड अभी कहीं गया नहीं है, किसी न किसी रूप में वो कि कोई ना कोई वेरिएंट के रूप में आई है, यहाँ एड्स भी कहीं गया नहीं है, अभी भी है। ये तो एक बात है कि इतना ज़्यादा अवेयरनेस पैदा किया गया कि लोग डर गए, और डर करके ये स्थिति, इसका फायदा ये है कि ये एस्टिमेशन जो किया गया
ये एस्टिमेशन मैंने यूँ समझ लो कि प्रोस्टिट्यूशन जो है वो 3% हो गया है, 97% बंद हो गया है। लोग जो है वो घबराने लगे हैं कि बाप एड्स से हो जाएगा। चलिए एक ऐसा खौफ हो गया है कि वो जो है तो, और नहीं तो ये चीज जो था वर्ल्ड के लेवल पर, अगर जो अभी अपने यहाँ बिहार के लेवल पे एक एस्टिमेशन है, इस एस्टिमेशन में एक बात ये दिखी है, इंटायर बिहार का आज से 2 महीना पहले स्टेटिस्टिकल डाटा जो निकाला गया है उसमें 1,45,000 एड्स के सफर अभी बिहार में है। इनमें वो 2021 में जो था उस समय वो 6,63 ये था, उस समय ये 63,448, और ये जो है इस वर्ष के अक्टूबर तक कुल पुरुष जो है ये 5,251 ये पीड़ितों की संख्या है। इनमें पटना जो है, पटना में 6,903 लोग सिर्फ पटना में, और ये हम उम्मीद करते हैं कि इस रूप में ये घटता जाएगा। अब मेन उद्देश्य हम लोगों का ये करने का है क्या कि अपने यहाँ अपने हॉस्पिटल में और अपने एकेडमिक इन्वायरमेंट में एड्स के मामले में अपने को इस रूप में तैयार करना है कि हम जानते हैं कि दूसरे लोग एड्स के पेशेंट को प्रीफर नहीं कर रहे हैं, वो लोग वो फॉर्मेलिटी टाल रहे हैं। तुम एकदम दिल से इस काम को करोगे, और हमने करके देख लिया, हमको एड्स नहीं हुआ। हम 5 पेशेंट यहीं पर करके देखे और उसको एकदम बैठा कर हाथ पकड़ के उसका नर्व देख करके सब कुछ किया, बड़े विदाउट एनी प्रोटेक्शन। बस यही है कि प्रोटेक्शन है अपना, यही करना कि अपने अंदर से जो अपना जो है वो मैथमेटिक लेवल पे अपने बॉडी को फिट रखना, कुछ नहीं होगा। इन्हीं बातों के साथ आज जो है तो